नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर होने जा रही ट्रंप और पुतिन की मुलाकात की। जी हां, रूसी तेल खरीदने से खफा होकर भारत पर 50% टैरिफ लगाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने जा रहे हैं। यही नहीं, ट्रंप ने यह भी ऐलान किया है कि युद्ध विराम के लिए यूक्रेन के कुछ क्षेत्रों का बंटवारा भी किया जा सकता है। तो क्या राष्ट्रपति चुनाव के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने का वादा करने वाले ट्रंप अब बेचैन हो रहे हैं, या फिर वे नोबेल पुरस्कार के लिए इतने उत्सुक हैं कि यूक्रेन के कई क्षेत्र कुर्बान करने को तैयार हैं? वैसे 3.5 साल से जारी इस युद्ध का अब तक का लेखा जोखा क्या है? इस तरह के तमाम सवालों के मिलेंगे जवाब हमारे आज के वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले ये आप ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड जे ट्रंप यानी जो राष्ट्रपति अमेरिका के हैं उनकी एक पोस्ट देखिए जो उन्होंने 9 अगस्त को जारी किया था। इसमें उन्होंने लिखा कि द हाईली एंटिसिपेटेड मीटिंग बिटवीन माई सेल्फ एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑफ रशिया विल टेक place next Friday, August 15, 2025 in the great state of Alaska. Further details to follow. Thank you for your attention to this matter. यानी साफ ऐलान है कि 15 अगस्त को शुक्रवार के दिन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अलास्का में मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति ट्रंप। ये मुलाकात अलास्का में होगी जो कभी रूस का हिस्सा था। ये एक महत्वपूर्ण बात है, इसको आप देखें। ये नक्शा है, ये नक्शा ग्लोब, और जैसे 360 डिग्री जब कोई एंगल घूमता है तो आप वहीं पहुंच जाते हैं, तो वैसे ही है दो दुनिया एकदम अलग अलग इलाकों में ये बसे रूस और अमेरिका। जब ग्लोब में आप ऊपर देखें तो उसका एक हिस्सा जाकर एकदम अमेरिका के करीब पहुंच जाता है। और ये अलास्का जो कनाडा के पास है, ये कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था। जार अलेक्जेंडर सेकेंड उनके ज़माने में ये दे दिया गया अमेरिका को, बाकायदा बेचा गया। दरअसल अलास्का अमेरिका का अब एक राज्य है जो उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिमी कोने में बसा है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र से बेहद करीब है। ये आर्कटिक ओशन आप देख रहे हैं, बेहद ठंडा इलाका, बर्फ़ ही बर्फ़। और लेकिन ये यहाँ अब मुलाकात होगी। अलास्का को 1867 में रूस ने अमेरिका को बेच दिया था। जार अलेक्जेंडर, जिनकी ये तस्वीर लगी है, इन्होंने कई सुधार किए थे, जैसे रूस में दास प्रथा का अंत इन्होंने किया था, और सुधारों की वजह से आर्थिक स्थिति भी काफ़ी ख़राब हो गई थी, ख़ास तौर पर जो 1853 और 56 में क्रीमिया का युद्ध हुआ था। तो आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इन्होंने क्या किया कि अलास्का को अमेरिका को बेच दिया। इन्हें फ्रांस और ब्रिटेन से ख़ास तौर पर बचाना भी था अपने देश को, हार का सामना इन्हें करना पड़ा था। रूस की वित्तीय स्थिति काफ़ी ख़राब हो रही थी और ये अलास्का काफ़ी दूर था मॉस्को से, और इससे यहाँ बुनियादी ढांचा वगैरह विकसित करना, प्रशासन चलाना या सैन्य उपस्थिति को बनाए रखना काफ़ी महंगा पड़ रहा था। और इस तरह से 72 लाख अमेरिकी डॉलर में, यानी आज के हिसाब से 140 मिलियन डॉलर में रूस ने इसे बेच दिया था अमेरिका को। उस समय अमेरिका के कई लोगों ने इसे बेकार का सौदा कहा था, लेकिन ये कितना रणनीतिक दृष्टि से अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं कि यहाँ से वो रूस पर पूरी तरीके से नज़र बनाए रखता है। तो यहीं पर पुतिन की मुलाकात होगी राष्ट्रपति ट्रंप से, और इस मुलाकात का ख़ास मकसद है कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है वो ख़त्म हो। फरवरी 2022 से ये युद्ध चल रहा है, यानी 3.5 साल, जैसा हमने बताया आपको, 3.5 साल से एक बड़ा संकट ये बना हुआ है। ट्रंप ने दावा किया है कि इस युद्ध को ख़त्म वो करवा देंगे, बल्कि वो जब चुनाव लड़ रहे थे तो बार बार इस बात की उन्होंने घोषणा की थी। उनकी योजना है कि यूक्रेन और रूस के बीच क्षेत्रीय समझौता हो जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि दोनों देशों की शर्तें काफ़ी उलट हैं। अभी स्टीव विटकॉफ, ये आप देख रहे हैं, जो पुतिन से मुलाकात करने मॉस्को गए, ये विशेष दूत थे ट्रंप के, स्टीव विटकॉफ। 6 अगस्त को इनकी मुलाकात हुई, क्रेमलिन ने इसकी पुष्टि की है। कई घंटों तक पुतिन से बातचीत हुई और इस बैठक में
यूक्रेन युद्ध के दीर्घकालिक समाधान पर चर्चा हुई। विटकॉफ ने न सिर्फ पुतिन से बात की बल्कि यूरोपीय सहयोगियों को भी इस बारे में उन्होंने अपडेट किया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि इस बातचीत से साफ है कि सभी पक्ष युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं है। क्रेमलिन ने यह भी बताया कि पुतिन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को फोन करके इस मुलाकात की जानकारी दी है और शी ने शांति के प्रयासों का समर्थन किया है। पर सवाल यह है कि क्या ये मुलाकात युद्ध को रोक पाएगी? आइए इसके कुछ और पहलुओं को देखते हैं। इस नक्शे को आप ध्यान से देखिए। ये यूक्रेन है, ये डोनबास रीजन है और ये क्रीमिया है और ये रूस, यानी ये पूरा इलाका आपके सामने है। ट्रंप ने अपने बयान में संकेत दिया है कि युद्ध को खत्म करने के लिए कुछ क्षेत्रों का बंटवारा हो सकता है, खास तौर पर डोनबास और क्रीमिया, जो रूस ने 2014 और 2022 में एक तरह से जिन पर कब्जा किया है, इन्हें रूस को सौंपा जा सकता है। ट्रंप का मानना है कि युद्ध को खत्म करने का एक जरूरी रास्ता बचा हुआ है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया। 9 अगस्त को ही उन्होंने, जब ट्रंप का बयान आया था, तो उन्होंने इसे अपना टेलीग्राम पर एक पोस्ट किया उन्होंने, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि यूक्रेन अपनी ज़मीन कब्जा करने वालों को नहीं देगा। हमारी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ज़ेलेंस्की का ये रुख दिखाता है कि वो किसी भी क्षेत्रीय रियायत के खिलाफ है। ज़ेलेंस्की को लगता है कि नाटो देश, यानी जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये उनका समर्थन करेंगे। दरअसल यूरोपीय देश, खास तौर पर जो उसमें नाटो के जो सदस्य हैं, ये युद्ध में यूक्रेन के बड़े समर्थक रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन से भी हाल में बात की है और कहा है कि शांति वार्ता में यूरोप को शामिल करना जरूरी है। यूरोपीय नेताओं का मानना है कि रूस को दोबारा धोखा देने का मौका नहीं देना चाहिए, यानी वे मानते हैं कि रूस ने अतीत में विश्वास तोड़ा है और इसलिए किसी भी शांति वार्ता में सतर्कता बरतनी होगी। यानी यूरोपीय नेताओं के हिसाब से रूस धोखा देता रहा है, तो क्या धोखा दिया है? दरअसल इसका संदर्भ 2014 की घटनाओं से लिया जाता है, जब रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और डोनबास क्षेत्र में जो अलगाववादी हैं उनका समर्थन दिया। इसे यूरोपीय देशों और पश्चिमी दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और समझौतों का उल्लंघन माना। ऐसे 3 महत्वपूर्ण क्षण आए थे, जैसे बुडापेस्ट मेमोरेंडम 1994। ये जो बुडापेस्ट मेमोरेंडम है 1994 का, इसमें यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियारों को त्याग दिया था। बदले में रूस, अमेरिका और ब्रिटेन ने बुडापेस्ट मेमोरेंडम के तहत यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की सुरक्षा की गारंटी दी थी। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा करके और डोनबास में युद्ध को भड़काकर इस समझौते का उल्लंघन किया और यूरोपीय नेताओं ने इसे रूस का एक बड़ा धोखा माना, क्योंकि रूस ने एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते को तोड़ा था जिसमें वो यूक्रेन की सीमाओं की रक्षा करने का वादा कर चुका था। तो ये बड़ा धोखा। और उसके बाद फिर दूसरा नंबर आता है मिन्स्क समझौता 2014 और 2015। 2014 में क्रीमिया कब्जे और डोनबास में संघर्ष के बाद मिन्स्क प्रोटोकॉल और मिन्स्क समझौते हुए, जिनका उद्देश्य डोनबास और में युद्ध विराम और शांति स्थापित करना था। इन समझौतों में रूस, यूक्रेन और यूरोपीय देश जैसे जर्मनी और फ्रांस शामिल हुए थे। इन समझौतों का पालन पूरी तरह रूस ने नहीं किया। डोनबास में रूस समर्थित अलगाववादियों को हथियार और सैन्य समर्थन लगातार मिलना जारी रहा, जिससे युद्ध विराम बार बार टूटा और यूरोपीय नेता इसे रूस का एक और धोखा मानते हैं, क्योंकि रूस ने शांति प्रक्रिया में सहयोग करने का वादा किया था, लेकिन उसने संघर्ष को उल्टा बढ़ा दिया। मिन्स्क समझौतों की विफलता ने यूरोपीय नेताओं में रूस के प्रति अविश्वास को और गहरा किया और फिर 2022 इसमें तो हद ही हो गई। पूरी तरीके से आक्रमण हो गया यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर, जिसे रूस विशेष सैन्य अभियान कहता है। यह हमला मिन्स्क समझौतों और अन्य कूटनीतिक प्रयासों के बाद हुआ, जिनमें रूस ने शांति की बातचीत में भाग लिया था। यूरोपीय नेताओं का मानना है कि रूस ने 2021 और 2022 में शांति वार्ताओं का इस्तेमाल केवल समय हासिल करने के लिए किया, जबकि वो युद्ध की तैयारी कर रहा था। तो ये भी एक बड़ा धोखा है
रूस ने कूटनीति का दिखावा करते हुए आक्रमण की योजना बनाई। यानी यूरोप के लोग डरे हुए हैं। यूरोप का डर क्या है, ये आप नक्शा देखिए, ये रूस है, ये यूक्रेन है और इसके पास यहाँ पर पूरा यूरोप के जो बड़े देश हैं, पोलैंड है, हंगरी है, फिर थोड़ा आगे जर्मनी है और फिर आगे तो खैर फ्रांस और सब कुछ है। लेकिन यूरोप के जो तमाम देश हैं वो बिल्कुल इस इलाके से सटे हुए हैं और ऐसा लगता है कि अगर यूक्रेन पर कार्रवाई रूस की जिस तरह से जारी रही है, अगर वो आगे बढ़ती है तो यूरोप के लिए खतरा हो सकता है। यानी यूरोपीय नेता ये डर रहे हैं कि ट्रंप और पुतिन के बीच कोई नया समझौता ऐसा ना हो कि रूस को फिर से आक्रामक कार्रवाइयों का मौका मिल जाए। उन्हें लगता है कि यूरोप की चिंताओं को ट्रंप नज़रअंदाज कर रहे हैं। अगर रूस को क्षेत्रीय रियायतें दी गई तो ये रूस को और आक्रामक बनने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, जैसे उसने 2014 के बाद किया। रूस का यूक्रेन पर हमला नाटो देशों, विशेष रूप से पोलैंड, बाल्टिक देशों और अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों के लिए खतरा माना जाता है। यूरोपीय नेता नहीं चाहते कि रूस के साथ कोई ऐसा समझौता हो जो उसे भविष्य में नाटो सीमाओं पर हमला करने का आत्मविश्वास दे। हालांकि कुछ विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप की योजना में नाटो और यूरोपीय संघ की भूमिका स्पष्ट नहीं है, जो इस प्रक्रिया को और जटिल बनाती है। यूरोप के कई देश जैसे जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद दे रहे हैं, लेकिन वे ये भी चाहते हैं कि युद्ध जल्द खत्म हो। फिर भी जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं का रुख ट्रंप पुतिन वार्ता के प्रति संशय से भरा है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि यूक्रेन की अनदेखी हो। अब आप फिर से इस नक्शे को देखिए। पोलैंड कभी वार्सा का हिस्सा था। वार्सा जो रूस शीत युद्ध में जो रूस के दोस्त थे, साथी थे, उनके बीच एक सैन्य संधि थी और नाटो जो है वो अमेरिका के साथ जो लोग थे उनके साथ। लेकिन पोलैंड अब शामिल हो गया है नाटो में और यूक्रेन भी नाटो में जा रहा था, तो रूस को ये खतरा लग रहा था कि ये हमारे लिए खतरनाक है। तो जब रूस हमला कर रहा है तो यूरोप के लोगों को लग रहा है, खासतौर पर जो नाटो में शामिल देश हैं, कि रूस उनके लिए खतरा बन रहा है। तो अगर आप इनका इतिहास देखें वैसे रूस और यूक्रेन का, तो आपको इस नक्शे पर जाना पड़ेगा। ये सोवियत यूनियन के दौर का नक्शा है, जिसमें आपको यहाँ पर यूक्रेन नज़र आ रहा है जो रूस का हिस्सा हुआ करता था। ये सदियों पुराना रिश्ता है दोनों के बीच में। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बना था। इससे पहले यूक्रेन तो हिस्सा था ही सोवियत संघ का, और उससे पहले रूसी साम्राज्य का भी हिस्सा था। दरअसल स्वतंत्रता के बाद रूस और यूक्रेन के बीच तनाव धीरे धीरे बढ़ा। एक ज़माने में रूस का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जब वो सोवियत यूनियन था तो यूक्रेन में हुआ करता था, लेकिन जब वो अलग हुआ तो धीरे धीरे ये तनाव बढ़ा। ख़ास तौर पर 2014 में ये तनाव चरम पर पहुंचा, जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और डोनबास क्षेत्र में अलगाववादियों का समर्थन दिया, ये कहते हुए कि ये रूसी भाषी आबादी की रक्षा के लिए ज़रूरी है और यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से वो रोकना चाहता है। रूस का मानना है कि यूक्रेन का नाटो में शामिल होना उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है, यानी नाटो की सेनाएं यहाँ तक आ जाएंगी, उसका ये मानना है। 2022 में रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर हमला शुरू किया, जिसे वो विशेष सैन्य अभियान कहता है। रूस का दावा है कि वो यूक्रेन में नाजीकरण को रोकना चाहता है और रूसी हितों की रक्षा करना चाहता है। नाजीकरण एक रूस के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पल है। जब हिटलर ने पूरे यूरोप को एक तरह से कुचल दिया था, तो उस समय सोवियत यूनियन हुआ करता था और जो स्टालिन उसके नेता थे, उन्होंने एक ज़बरदस्त लड़ाई लड़के बहुत सी रूसी सैनिकों की कुर्बानी के साथ हिटलर का अंत किया था। और आज रूस के लोग ये कह रहे हैं कि यूक्रेन में नाजीकरण बढ़ रहा है और इससे रूसी हितों की रक्षा करना ज़रूरी है, जबकि पश्चिमी देश इसे एक अवैध आक्रमण मानते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अब तक लाखों लोग इस युद्ध में विस्थापित हो चुके हैं, हजारों नागरिक और सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है और रूस को भी भारी आर्थिक और सैन्य नुकसान हुआ है। खासतौर पर बुनियादी ढांचे को भारी क्षति पहुंची है और दोनों देशों को पुनर्निर्माण के लिए अरबों डॉलर की ज़रूरत होगी। वैसे किसी को उम्मीद नहीं थी कि कभी एक कॉमेडियन के रूप में मशहूर जेलेंस्की रूस से इतनी लंबी लड़ाई लड़ पाएंगे, लेकिन नाटो देशों की मदद से ऐसा संभव हो पाया, क्योंकि
जेलेंस्की को लगातार नाटो का समर्थन मिला और हथियार मिले। खास तौर पर ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका तो है ही। इन्होंने हथियार दिए, आर्थिक मदद दी और खुफिया जानकारियां भी दी। अमेरिका ने अब तक यूक्रेन को अरबों डॉलर और की जो सैन्य और आर्थिक सहायता दी है। नाटो देशों ने टैंक, मिसाइल सिस्टम और ड्रोन हथियार मुहैया कराए। इसके अलावा यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को आर्थिक पैकेज दिए हैं ताकि वो युद्ध के दौरान अपनी अर्थव्यवस्था संभाल सके। लेकिन ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में कहा था कि वो यूक्रेन को दी जाने वाली मदद पर पुनर्विचार करेंगे। उनका मानना है कि अमेरिका को यूरोप पर निर्भर रहने के बजाय अपने हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये रुख यूक्रेन और यूरोप के लिए चिंता का विषय है। ये राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में खबर। अनदर वीक, अनदर डेडलाइन, टाइमलाइन ऑफ ट्रंप प्रॉमिस टू एंड रशिया वॉर ऑन यूक्रेन। बार बार वहां पे याद दिलाया जाता है कि इन्होंने क्या वादा किया था। 6 महीने के भीतर यूक्रेन रूस युद्ध खत्म हो जाएगा, ऐसा वादा किया था राष्ट्रपति ट्रंप ने चुनाव के पहले। जनवरी 2025 में व्हाइट हाउस में लौटने के बाद उन्होंने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। फरवरी 2025 में पुतिन के साथ उनकी फोन पर बातचीत हुई थी, जो युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेताओं का पहला सीधा संवाद था। ट्रंप की रणनीति में रूस के साथ संबंध सुधारना और क्षेत्रीय समझौतों के जरिए युद्ध को खत्म करना शामिल है। लेकिन उनकी ये योजना यूक्रेन और यूरोपीय देशों को स्वीकार्य नहीं है, जो किसी भी क्षेत्रीय रियायत को यूक्रेन की संप्रभुता पर हमला मानते हैं। लेकिन ट्रंप इस समय खुद को शांति का नोबेल सम्मान पाने का दावेदार मानते हैं। उन्होंने 30 से ज्यादा बार दोहराया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने ही हस्तक्षेप किया था, वरना परमाणु युद्ध हो जाता। अब वे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने का श्रेय लेना चाहते हैं। तो क्या अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात दोनों देशों के बीच जमी बर्फ को पिघलाएगी, या फिर ये एक और कोशिश बनकर रह जाएगी? आप भी इंतजार कीजिए और हम भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.